नमस्कार साथियों, ये हमारा हिंदी व्याकरण लेक्चर सीरीज का चौथा पार्ट है। इसके पहले कुछ भागों में हमने ये देखा कि हिंदी भाषा किस प्रकार से उद्भवित हुई, हिंदी भाषा की क्या-क्या उपभाषाएं हैं और वह उपभाषाएं कितनी बोलियों में विभाजित है। आज से वास्तविकता में हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक वर्णमाला से। आप में से बहुत से लोगों को इसके विषय में मालूम होगा, बहुत से लोगों को नहीं भी मालूम होगा। लेकिन हमारा जो अध्ययन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अनुसार है, ठीक है? तो बिल्कुल कहना चाहिए कि कॉपी पेन अपना रख लीजिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलिए, ठीक है? शुरुआत करते हैं हम वर्णमाला से। वर्णमाला का अध्ययन शुरू करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि वर्ण क्या है, वास्तविकता में वर्ण होते क्या है। ध्वनि जिस प्रकार से हमारी भाषा की मौखिक इकाई है, वर्ण उसी का ही लिखित स्वरूप है। वर्ण से ही धीरे धीरे करके पद बनते हैं, पदबंध बनते हैं, शब्द बनते हैं और वाक्य बनते हैं। इन्हीं से ही हमको समझना है कि ये चीजें होती क्या है। चलिए, अगर हम बात करें भाषा की, तो भाषा वाक्यों से बनती है, ठीक है? जो कोई भी भाषा है जिसका भी हम उच्चारण करते हैं, उसमें वास्तविकता में हम उच्चारण किसका करते हैं? हम वाक्यों का उच्चारण करते हैं। तो भाषा वाक्य से बनती है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होता है, ठीक है? जो पूरा संपूर्ण वाक्य होता है वो बनता है किससे? उपवाक्यों से। उपवाक्य से छोटी इकाई बेटा पदबंध होता है, ठीक है? मतलब उपवाक्य बनता है किससे? पदबंधों से। और पदबंध से छोटी इकाई बेटा पद होते हैं, ठीक है? पद से छोटी इकाई अक्षर होता है और अक्षर से छोटी इकाई वर्ण होते हैं, ठीक है? और वर्ण जो है ये लिखित स्वरूप है और ध्वनि जो है मौखिक स्वरूप है। ध्वनि का ही लिखित स्वरूप होता है बेटा क्या? वर्ण। क्लियर है? तो भाषा वाक्य से बनती है, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है, पदबंध से छोटी इकाई पद है, पद से छोटी इकाई अक्षर है और अक्षर से छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है, ठीक है? जैसे शब्द है हमारा क्या बेटा? राम। शब्द कौन सा है? राम। राम दो अक्षर से बना है, एक है रा और एक है मा। रा में यहां पर आ की मात्रा है और ये है मा। लेकिन अगर ये अक्षर को भी हम तोड़ें तो हमें पता चलेगा कि वास्तविकता में इसमें चार वर्ण हैं। अब वे चार वर्ण कौन कौन से हैं? तो देखिए, आधा रा, ठीक है, पूरा आ, आधा मा और आ, ठीक है? तो ये क्या होगा? ये चार वर्ण होगा बेटा, ठीक है? ध्वनि या वर्ण ही भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि या वर्ण क्या होता है बेटा? ध्वनि या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है? और ये जो वर्णमाला है, वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह ही बेटा क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है बेटा, उसे ही क्या बोलते हैं हम? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है? तो वर्णमाला है क्या? वर्णों का व्यवस्थित समूह है। और अभी जस्ट आपने समझा कि वर्ण क्या है। अक्षर किस में टूटता है बेटा? वर्ण में, ठीक है? और वर्णों का व्यवस्थित समूह ही बेटा क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है, ठीक है? अब मानक हिंदी वर्णमाला क्या है? क्या क्या पढ़ते हैं हम इस वर्णमाला के अंतर्गत, ठीक है? तो ये मानकों का निर्धारण सबसे पहले कौन करता है? भाई कोई ना कोई ऐसी संस्था तो होगी ना जो इन मानकों का निर्धारण करे। तो इन मानकों का निर्धारण करने वाली संस्था वास्तविकता में कौन सी है? तो बेटा केंद्रीय हिंदी निदेशालय किसके अधीन है? भारत सरकार के अधीन है। और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला का निर्धारण किया जाता है।
और मानक हिंदी वर्णमाला बेटा एक्चुअल में क्या है, तो यहाँ पर स्वर होते हैं, ठीक है। और स्वर कितने प्रकार के हैं बेटा, तो टोटल 11 टाइप्स के 11 प्रकार के स्वर हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि वाला रा, ए, आई, ओ और औ, ठीक है। मतलब मानक हिंदी वर्णमाला में आता क्या है, तो मानक हिंदी वर्णमाला में पहले तो आ गए बेटा क्या, स्वर, उसके बाद अनुस्वार, ये वाला जो चिन्ह है आ के ऊपर बिंदी, ये क्या कहलाता है बेटा, अनुस्वार, ठीक है। और ये चीज कहलाती है बेटा क्या, विसर्ग। आ के आगे, या कहना चाहिए इस खड़ी पाई के आगे ये जो दो बिंदी लगती हैं, ये कहलाता है क्या, विसर्ग। अब अपन बात करते हैं बेटा व्यंजन की, ठीक है। तो व्यंजन की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है। सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन, तो ये का वर्ग के हो जाते हैं, का, खा, गा, घा और णा, ठीक है। चा वर्ग के चा, छा, जा, झा और इया, ठीक है। टा वर्ग के बेटा तो टा, ठा, डा, ढा और णा, ठीक है। इसी प्रकार से ता वर्ग के तो ता, था, दा, धा और ना, पा वर्ग के पा, फा, बा, भा और मा। अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, तो बेटा ये है या, रा, ला और बा। ऊष्मीय व्यंजन क्या है, तो शक्कर वाला शा, षटकोण वाला शा, सरौते वाला सा और हा। अगर हम बात करें बेटा संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन भी बेटा 4 प्रकार के होते हैं, और उसके 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये है छा, छतरी वाला, त्रा, ज्ञा और श्रा, ठीक है। छाक कैसे बना है, तो ये दो अलग अलग व्यंजनों के संयुक्त स्वरूप से बना है, आधा का और शा, त्रा आधा ता और रा, ज्ञा जा और इया, ठीक है, और श्रा आधा शा और रा के संयोग से बना है। तो हिंदी वर्णमाला को मुख्यतः 2 प्रकार में विभाजित किया जाता है, जैसा कि अभी अपन ने शॉर्ट में देखा। क्या क्या देखा अपन ने एक तरफ देखे स्वर और एक तरफ देखे अपन ने व्यंजन। अब उन्हीं को ही हमें कहना चाहिए डिस्क्रिप्टिव तरीके से अध्ययन करना है, ठीक है। सबसे पहले अपन समझते हैं बेटा क्या, कि स्वर क्या है, ठीक है। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब इनका जो उच्चारण होता है उसमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। उसे बोलते हैं हम क्या, स्वर। तो स्वर क्या है, तो स्वर ऐसा वर्ण है जिसके उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी, उसे कहते हैं बेटा हम क्या, स्वर। स्वर की कुल संख्या 11 है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि वाला रा, ए, आई, ओ और औ। कितनी संख्या है बेटा, 11, ठीक है। अब ऋषि वाला जो रा है उसके लिखित रूप को स्वर माना जाता है। ऋषि वाले रा के लिखित रूप को तो हम स्वर मानते हैं, परंतु हिंदी में इसका जो उच्चारण है वो रा में छुटी ई की मात्रा के अनुसार होता है। रा में छुटी ई की मात्रा के जैसा इसका उच्चारण होता है, ठीक है। इसीलिए ऋषि वाले रा को उच्चारण के आधार पर स्वरों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाता है। लिखित रूप में ऋषि वाला रा स्वर है, लेकिन उच्चारण जब हम करते हैं तो रा के जैसा उच्चारण होता है, इसका री के जैसा उच्चारण होता है। इसी कारण से हम मौखिक रूप में उसे स्वर नहीं मानते, परंतु लिखित रूप में अपन इसे स्वर मानते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी है बेटा, स्वरों की संख्या कुल 11 है, ठीक है। अब स्वरों का वर्गीकरण, तो अलग अलग आधार पर बेटा हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, जिसमें से पहला आधार है हमारा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर क्या होता है। उच्चारण में जो हमको समय लगता है उसके आधार पर हम स्वरों को देखते कि स्वर क्या है। तो सबसे पहली कैटेगरी है बेटा हमारी कौन सी, ह्रस्व स्वर,
सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है बेटा हमारी? ह्रस्व स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, मात्र एक मात्रा का समय लगे, उसे कहते हैं बेटा हम क्या? ह्रस्व स्वर। ये एक मात्रिक स्वर भी कहलाते हैं, क्योंकि एक मात्रा का ही इसमें समय लगता है, इसलिए ये कहलाते हैं बेटा क्या? एक मात्रिक स्वर। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि वाला रा। ठीक है, तो ये कैसे स्वर हो गए बेटा? ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर हो गए। इन्हें मूल स्वर भी माना जाता है, क्योंकि अन्य जितने भी व्यंजन हैं उनके उच्चारण में बेटा हम इसका यूज करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। इस कारण से बेटा इसे क्या बोला जाता है? इसका एक और नाम क्या मिलता है हमें? इसका एक और नाम मिलता है हमें मूल स्वर। ह्रस्व स्वरों की रचना किसी स्वर के योग से नहीं होती है, मतलब किसी भी अन्य स्वर के योग से इसकी रचना नहीं होती है, इसीलिए ये कहलाते हैं बेटा क्या? मूल स्वर कहलाते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो हमारी सबसे पहली कैटेगरी बनती है बेटा, वो कौन सी है? ह्रस्व स्वर की। हमारी जो दूसरी कैटेगरी है बेटा, वो है कौन सी? दीर्घ स्वर की। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा कैसा? दोगुना समय लगता है, उन्हें हम कहते हैं बेटा क्या? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इसमें कैसा समय लगेगा? इसमें दोगुना समय लगेगा, उसे कहा जाता है बेटा क्या? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, मतलब दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है बेटा? 7 है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, तो दीर्घ स्वर कितने माने जाते हैं बेटा? 7 होते हैं क्या? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की रचना दो स्वरों के योग से होती है, इसीलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इनका जब भी ये बनते हैं तो इनमें दो मूल स्वरों का, या मूल स्वर ना भी बोले अपन, तो दो अलग अलग स्वरों का प्रयोग करके इनकी रचना होती है, इसलिए बेटा ये कहलाते हैं क्या? द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, एक मात्रिक हो गए कौन से बेटा? ह्रस्व, और द्विमात्रिक कौन से हो गए? दीर्घ। ठीक है, जैसे अगर हम देखें बेटा बड़े आ के लिए, तो बड़े आ की रचना हुई है छोटे आ और छोटे आ को मिला करके। अगर हम देखें बेटा बड़ी ई को, तो बड़ी ई की रचना हुई है छोटी ई और छोटी ई को मिला करके। ठीक है, बड़े ऊ को देखें तो बड़े ऊ की रचना हुई है छोटे ऊ और छोटे ऊ को मिलाकर। अगर हम देखें बेटा ए, एड़ी वाला ए, तो इसकी रचना हुई है मूल स्वर हमारे आ और ई को मिलाकर। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा यदि हम देखें आई के लिए, तो आई की रचना हुई है आ और ए को मिला करके। ऐसे ही अगर हम ओ को देखें, तो ओ की रचना हुई है बेटा मूल स्वर है आ और ऊ को मिलाकर। अगर हम देखें बेटा औ के लिए, तो औ की रचना हुई है मूल स्वर आ और ओ को मिला करके। ठीक है, तो दो अलग अलग स्वरों को मिलाकर दीर्घ स्वर बनता है, इसलिए दीर्घ स्वर ही कहलाता है बेटा क्या? द्विमात्रिक स्वर। क्लियर है? दोनों चीजें क्लियर हुई, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, अब एक और कैटेगरी हम बना सकते हैं। एक ही स्थान से बोले जाने वाले स्वर के संयोग से निर्मित हुई दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ध्यान से देखना बेटा, बड़ा आ दो छोटे आ को मिलाकर बना है, बड़ी ई दो छोटी ई को मिलाकर बना है, बड़ा ऊ दो छोटे ऊ को मिलाकर बना है। ठीक है, क्योंकि एक ही जैसे वर्णों से ये बने हैं, इसलिए ये कहलाते हैं क्या? सजातीय स्वर। इसी प्रकार विभिन्न स्थानों से बोले जाने वाले स्वरों के संयोग से निर्मित हुए स्वर कहलाते हैं बेटा क्या? विजातीय स्वर। इनको क्या बोला जाता है बेटा? इनको कहते हैं हम क्या? विजातीय स्वर। ठीक है, जैसे ए, आई, ओ और औ। विजातीय स्वर संयुक्त स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको ध्यान से देखना बेटा।
जैसे अगर आप ध्यान से देखो ए के लिए, तो ए कैसे बना है, छोटे आ और ई को मिलाकर, तो अलग अलग जाति के हो गए, इसलिए ये हो गया क्या, विजातीय। ऐसे ही आई को देखो आप, तो यहां पे भी छोटा आ और ए। ओ को देखो तो यहां पर छोटा आ और ऊ। औ को देखो आप तो छोटा आ और ओ, इसलिए ये कहलाते हैं बेटा क्या, विजातीय। ठीक है, तो ये चार होगा बेटा कौन से, विजातीय स्वर। ठीक है, और ये चार होगा बेटा कौन से, सजातीय स्वर। ठीक है, तो सजातीय और विजातीय भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, फिर जो तीसरी कैटेगरी बनती है बेटा, वो होती है कौन सी, प्लुत स्वर। क्या बोलते हैं बेटा उसके लिए, प्लुत स्वर। तो ये प्लुत स्वर क्या होता है, तो इसका उच्चारण करने में ह्रास्व की अपेक्षा 3 गुना अधिक समय लगता है। जैसे ह्रास्व को अपन क्या मान रहे थे, एक मात्रिक स्वर। ह्रास्व के बाद अपन ने दीर्घ स्वर पढ़ा, उसमें दुगना समय लग रहा था, और प्लुत स्वर में ह्रास्व स्वर की तुलना में 3 गुना अधिक समय लगेगा। उसको कहते हैं बेटा हम क्या, प्लुत स्वर। ठीक है, तो इसमें ह्रास्व स्वर की तुलना में 3 गुना अधिक समय लगता है। लिखते समय की 3 गुनी मात्रा दिखाने के लिए प्लुत स्वर के आगे हिंदी की गिनती का 3 अंक लिख दिया जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी स्वर को यदि आप प्लुत स्वर बना रहे हो तो उसके आगे हिंदी की गिनती का ऐसा 3 अंक जो है वो लिख दिया जाता है। ठीक है, जैसे हमें प्रोनाउंस करना है ओम, तो हम जब भी प्राणायाम आदि करते हैं तो ओम ऐसा कुछ उच्चारण करते हैं। ठीक है, ये उच्चारण हम इसीलिए करते हैं, लंबा इसीलिए खींचते हैं क्योंकि ओ के आगे हिंदी की गिनती का ये 3 वाला निशान लगा होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है बेटा क्या, प्लुत स्वर। किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है बेटा, किसका, प्लुत स्वर का। ठीक है, तो ये तीनों हो गए आपके, ह्रास्व स्वर भी हो गया, दीर्घ स्वर भी हो गया, ठीक है, प्लुत स्वर भी हो गया, और अपन ने सजातीय और विजातीय की कैटेगरी भी समझ ली। मतलब जो दीर्घ स्वर है वही विभाजित है किसमें, सजातीय में और विजातीय में। ठीक है, अब ये तो अपन ने उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों की कैटेगरी बनाई थी, कौन सी बेटा, ह्रास्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब जीभ के प्रयोग के आधार पर बोलते समय जीभ किस प्रकार से परिवर्तित होती है, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं बेटा, तो सबसे पहला स्वर है कौन सा, अग्र स्वर। सबसे पहला स्वर कौन सा है बेटा, अग्र स्वर। अब ये अग्र स्वर क्या होता है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, एड़ी वाला ए और आई। ठीक है, ई ए और आई, जिसमें जीभ के आगे का भाग का प्रयोग होता है, ये कहलाता है बेटा क्या, अग्र स्वर। ठीक है, दूसरा होता है बेटा क्या, मध्य स्वर होता है। अब ये मध्य स्वर क्या है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य भाग का प्रयोग होता है उसे कहते हैं हम मध्य स्वर। अब ये मध्य स्वर में आ जाएगा बेटा मूल स्वर आ, सिर्फ आ ही आएगा बेटा किसमें, मध्य स्वर में। और तीसरी कैटेगरी होती है बेटा कौन सी, पश्च स्वर की। अब ये पश्च स्वर क्या है, तो इसके उच्चारण में जीभ के पश्च भाग अर्थात पीछे के भाग का प्रयोग होता है, जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ठीक है, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो गए बेटा, तो स्वर 3 प्रकार के हो गए, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, कितने प्रकार के हो गए बेटा स्वर, 3 प्रकार के। कौन कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में क्या क्या आ जाता है, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। मध्य स्वर में क्या क्या आता है बेटा, छोटा आ। और पश्च स्वर में क्या क्या आ जाता है बेटा, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के हो गए स्वर, 3।
अब तीसरी कैटेगरी है बेटा हमारी मुख द्वार के खुलने के आधार पर। जब आप उच्चारण करते हो स्वर का तो आपका जो मुख है वो किस प्रकार से खुलता है, उसके आधार पर बेटा स्वर जो है 4 प्रकार के होते हैं। इनमें जो सबसे पहला प्रकार है बेटा हमारा वो है कौन सा, विव्रत अर्थात ओपन। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुल रहा है, तो वो हो गया कैसा, विव्रत स्वर। दूसरी कैटेगरी है बेटा हमारी कौन सी, अर्ध विव्रत स्वर या हाफ ओपन। कौन सी है बेटा, अर्ध विव्रत या हाफ ओपन। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सिर्फ आधा खुलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या, अर्ध विव्रत। जैसे छोटा आ, आई और औ, आ, आई और औ, मुख द्वार जो है हाफ ओपन रहता है, उसको कहते हैं हम क्या, अर्ध विव्रत। फिर तीसरी कैटेगरी है बेटा हमारी कौन सी, अर्ध संवृत। इसमें आधा बंद रहता है मुख द्वार। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए और ओ, ए और ओ, एड़ी वाला ए और ओखली वाला ओ, इसमें आधा बंद रहेगा। यहां आधा खुलता है, इसमें आधा बंद रहता है। तो तीसरी कैटेगरी है बेटा हमारी कौन सी, संवृत। संवृत का अर्थ होता है क्लोज। चौथा जो प्रकार है हमारा मुख द्वार के खुलने के आधार पर वो है कौन सा, संवृत। तो संवृत क्या है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, ठीक है, जैसे ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, लगभग जो है इनके उच्चारण में मुख द्वार आपका बंद रहता है, ठीक है, उसे बोलते हैं क्या, संवृत। ठीक है, तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होगा बेटा, 4। विव्रत जिसमें मुख द्वार पूरा खुले, अर्ध विव्रत जिसमें मुख द्वार आधा खुले, अर्ध संवृत जिसमें मुख द्वार आधा बंद रहे, और संवृत जिसमें मुख्य द्वार बंद रहे। ठीक है, अब ओंठों की स्थिति के आधार पर, ठीक है, अभी अपन ने मुख द्वार के आधार पर पढ़ा था, अब ओंठों की स्थिति के आधार पर बेटा स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया बेटा कौन सा, व्रतमुखी स्वर। एक स्वर कौन सा हो गया बेटा, व्रतमुखी। अब ये व्रतमुखी क्या है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार होते हैं, व्रत का मतलब क्या होता है, सर्कल, गोला। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार होते हैं, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये कहलाते हैं बेटा क्या, व्रतमुखी, क्योंकि इनके उच्चारण में ओंठ कैसे खुलते हैं, गोलाकार स्वरूप में। ठीक है, दूसरा होता है बेटा आवृतमुखी। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार नहीं होते, जैसे आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। ठीक है, तो ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के हो गए बेटा, कौन कौन से, व्रतमुखी और आवृतमुखी। ठीक है, अब 5वीं कैटेगरी जो स्वरों के विभाजन की है बेटा, वो है हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर। ठीक है, हवा जो है वो नाक व मुंह से किस प्रकार से निकल रही है। तो इसमें जो बेटा पहली कैटेगरी है वो कहलाती है निरअनुनासिक। उस कैटेगरी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, उस कैटेगरी को कहते हैं निरअनुनासिक। अब ये निरअनुनासिक क्या है, तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ध्वनि केवल मुख से बाहर निकलती है, उसको कहा जाता है बेटा क्या, निरअनुनासिक। मतलब ध्वनि सिर्फ बाहर निकलेगी बेटा, कहां से, मुख से। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई, उसको कहा जाता है बेटा क्या, निरअनुनासिक। और अनुनासिक क्या होता है बेटा, तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकले, उसको बोलते हैं हम क्या, अनुनासिक। मतलब उच्चारण करते समय ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है। जैसे आ, बड़ा आ, इसमें चंद्र बिंदु लगेगी, और चंद्र बिंदु द्योतक ही होती है इस बात का
कि बेटा जब इनका उच्चारण करेंगे तो ध्वनि जो है वो मुख और नाक दोनों से बाहर निकलेगी, हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, सब में चंद्र बिंदु लगी रहेगी। तो अनुनासिक जितने भी शब्द हैं उन सब में क्या लगी रहेगी बेटा? चंद्र बिंदु, क्योंकि ध्वनि जो है वो मुख और नाक दोनों से बाहर निकलेगी। और निरनुनासिक ऐसे कहना चाहिए कि वर्ण है जिसका उच्चारण करते समय ध्वनि सिर्फ मुख से बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ये चीजें बेटा आपको याद रखना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बेटा अयोगवाह की, कि ये अयोगवाह है क्या। तो अयोगवाह बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। अब अनुस्वार क्या है बेटा? तो अनुस्वार का चिन्ह एक बिंदु होता है, मतलब कोई भी स्वर है, जैसे अपन आ को ही ले लें, आ के ऊपर जो ये बिंदु लगी रहती है ना बेटा, इसी को ही कहते हैं हम क्या? अनुस्वार। यही चीज कहलाती है बेटा क्या? अनुस्वार। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। किसका बेटा? अनुस्वार का प्रयोग स्वर और व्यंजन के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। जैसे ये शब्द हो गया हमारा हंस, अंश, कंस आदि। ठीक है, अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है, आ ध्वनि का जो है इसमें प्रयोग होता है। ठीक है, दूसरी चीज होती है बेटा क्या? विसर्ग। अब ये विसर्ग क्या है? तो विसर्ग का प्रयोग या विसर्ग का जो चिन्ह है वो वर्ण के आगे दो बिंदु लगी रहती है, उसको बोलते हैं बेटा हम क्या? विसर्ग। तो इसका प्रयोग वर्ण के आगे दो बिंदुओं के रूप में होता है, जैसे प्रातः, नमः, अंतः आदि। ठीक है, इस चीज को कहते हैं बेटा हम क्या? विसर्ग। तो विसर्ग का उच्चारण भी कैसे होता है? आहा, हा के रूप में हा ध्वनि निकलती है विसर्ग का उच्चारण करते समय। ठीक है, तो अयोगवाह कितने हो गए बेटा? दो हो गए, एक हो गए अनुस्वार और एक हो गया बेटा क्या? विसर्ग। ठीक है, अब अनुस्वार और विसर्ग में फर्क क्या है? तो बेटा जो अनुस्वार है वो क्या है? बिंदी, और विसर्ग क्या है? वर्ण के बाद लगने वाले दो बिंदु। अनुस्वार और विसर्ग को ही अयोगवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्वर की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। मतलब अयोगवाह बेटा एक ऐसी स्थिति है जो ना पूरे तरीके से स्वर में है और ना ही पूरे तरीके से व्यंजन में है, एक बीच की स्थिति कहलाती है क्या? अयोगवाह। ठीक है, व्यंजन का उच्चारण में भी स्वरों की सहायता ली जाती है, मतलब कोई भी अगर मूल व्यंजन है तो वो आधा ही होता है। व्यंजन का बेटा जब भी हम उच्चारण करते हैं तो व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से ही होता है, किंतु इन दोनों में अंतर है। अयोगवाह का उच्चारण भी स्वर की सहायता से हो रहा है और व्यंजन का उच्चारण भी स्वर की सहायता से हो रहा है। अब अंतर क्या है? कि व्यंजनों के उच्चारण के बाद स्वर आता है। ठीक है, व्यंजन का उच्चारण पहले होगा और स्वर का उच्चारण बाद में होगा। जैसे आपको उच्चारित करना है क्या? का के लिए, तो पहले उच्चारण होगा आधे का का और फिर आएगा मूल स्वर आ। परंतु अयोगवाह के उच्चारण से पूर्व स्वर आता है, व्यंजन के उच्चारण के बाद में स्वर आता है और अयोगवाह के उच्चारण से पहले स्वर आता है। इसीलिए अयोगवाह ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। स्वर और व्यंजन के मध्य की स्थिति होने के कारण इसे हिंदी देवनागरी लिपि में स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले लिखा जाता है। किसे? अयोगवाह को। स्वरों के बाद आती है उसकी स्थिति और व्यंजनों से पहले आती है। अयोगवाह का उच्चारण भी स्वर के प्रयोग से करते हैं, परंतु अयोगवाह के उच्चारण में पहले स्वर आता है और व्यंजन के उच्चारण में बाद में स्वर आता है। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा इसे भी समझना है हमारे लिए कि ये हलंत का चिन्ह क्या होता है, क्योंकि जैसा अभी अपन ने पढ़ा कि व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं होता,
और व्यंजन को बेटा यदि हम अपने मूल स्वरूप में लिखते हैं तो व्यंजन आधे होते हैं, और उस स्वरहीनता को दर्शाने के लिए व्यंजन में हलंत का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो व्यंजनों के नीचे हलंत का चिन्ह लगता है, इसका अर्थ होता है कि वह व्यंजन आधा अर्थात स्वरहीन है। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपने का ही लिखा, तो का के नीचे आपने ये जो हलंत का चिन्ह लगाया है, ये इस बात का द्योतक है कि ये सिर्फ आधा का है। लेकिन यदि आप पूरा का लिख रहे हो तो ये इस बात का द्योतक है कि इसमें आधा का है और साथ ही साथ इसमें आ भी है, ये इस बात का द्योतक है। क्लियर है बेटा इतना? तो हलंत के चिन्ह का अर्थ क्या है कि ये शब्द की अपूर्णता को या स्वरहीनता को दर्शा रहा है। अब अपन बात करते हैं बेटा व्यंजन क्या है। अभी हमने अपना अध्ययन कंप्लीट किया स्वरों का, और अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा व्यंजन क्या है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है वह व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। किसकी सहायता ली जा रही है बेटा? स्वरों की सहायता ली जा रही है। उच्चारण में स्वरों के साथ, स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण होता है, वे कहलाते हैं क्या? व्यंजन। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वे कहलाते हैं बेटा क्या? व्यंजन। जैसे का, छा, ता, खा, गा, चा, था, दा, भा, मा आदि। इन सब के उच्चारण में बेटा आपने अगर गौर किया हो तो एक मूल स्वर आ, मूल स्वर आ का उच्चारण हर एक व्यंजन के उच्चारण के साथ हो रहा है। इसलिए बिना इस मूल स्वर के प्रयोग के हम व्यंजन का उच्चारण कर ही नहीं सकते। इसलिए व्यंजन की परिभाषा क्या बनती है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं वो कहलाता है क्या बेटा? व्यंजन। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं बेटा। एक होता है बेटा सबसे पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है बेटा अंतहस्त व्यंजन, और तीसरा होता है बेटा कौन सा? ऊष्मीय व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होगा बेटा? तीन प्रकार के। और ये तीन प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है बेटा स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतहस्त व्यंजन, और तीसरा है बेटा क्या? ऊष्मीय व्यंजन। अब सबसे पहले बेटा अपन समझते हैं कि ये स्पर्श व्यंजन क्या है। तो हमारे मुख के अंदर अलग अलग स्थान है और अलग अलग स्थानों को अलग अलग नाम दिया हुआ है। जब भी हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो अलग अलग स्थानों को टच करती है, स्पर्श करती है, इसीलिए इसको कहा जाता है बेटा क्या? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श का अर्थ होता है क्या बेटा? छूना। जो वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है बेटा? उन्हें कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनका एक और नाम क्या मिलता है बेटा हमको? वर्गीय व्यंजन। क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभाजित होते हैं। इनकी संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं बेटा? स्पर्श व्यंजन होते हैं बेटा 25। ठीक है, तो कौन कौन से हैं बेटा स्पर्श व्यंजन? ध्यान से देखना। सबसे पहले बेटा हम बात करें का वर्ग में, तो का वर्ग में आएगा बेटा का, खा, गा, घा, ड़ा। ये कंठ का स्पर्श कराते हैं या कंठ के स्पर्श से इनका उच्चारण होता है, इसलिए ये आ जाते हैं बेटा किसमें? का वर्ग में। दूसरी कैटेगरी है बेटा हमारी कौन सी? चा वर्ग। ठीक है, तो चा, छा, जा, झा और इया, इनका उच्चारण बेटा तालु के स्पर्श से होता है, इसलिए तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, टा वर्ग तो बेटा इसमें आ जाएगा टा, ठा, डा, ढा और ड़ा। ठीक है, लेकिन हिंदी में बहुत सारे बेटा अंग्रेजी के शब्द भी आजकल प्रयोग किए जाने लगे हैं, इसीलिए अणा और णा भी इसी में शामिल कर दिया गया है। किसमें बेटा? टा वर्ग में। ठीक है, जब भी हम इनका उच्चारण करते तो हमारी जीभ जो है मूर्धा को स्पर्श करती है, इसीलिए
इन्हें मूर्धा व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है। फिर आ जाता है बेटा क्या, ता वर्ग। तो ता, था, दा, धा और ना, ये दंतव्य कहलाते हैं, दंतव्य ध्वनियां कहलाती हैं, क्योंकि बेटा जब भी इनका उच्चारण होता है तो हमारी जीभ जो है वो दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए ये किस वर्ग में आएगा बेटा, ता वर्ग में। और ऐसे ही बेटा है पा वर्ग। तो पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा, क्या क्या आ जाएगा बेटा, पा, फा, बा, भा और मा, ये होठों का स्पर्श करते हैं, इसीलिए पा वर्ग होष्ट ध्वनि भी कहलाती है, पा, फा, बा, भा और मा। इनकी बात करें बेटा हम णा और अणा की, तो ध्यान से देखना, यहां ये वाला णा, इनके नीचे बिंदी लगी रहती है, णा और णा हिंदी के विकसित वर्ण हैं, जिन्हें द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, इन्हें टा वर्ग में रखते हैं इन्हें, णा और णा को, इन्हें द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, जो हिंदी के विकसित रूप का द्योतक है। ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन जब जीवा जो है मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है तो बनते हैं बेटा क्या, स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं बेटा, तो टोटल 25 प्रकार के होते हैं क्या, स्पर्श व्यंजन। अब अपन बात करते हैं बेटा किसकी, अंतहस्त व्यंजन की। अंतहस्त व्यंजन क्या है, तो अंतः का अर्थ होता है बेटा क्या, भीतर। अंतः का अर्थ क्या होता है, भीतर। तो उच्चारण के समय में जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहें उन्हें अंतहस्त व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन कहां पर रहते हैं, उच्चारण करते समय मुख के भीतर ही रहते हैं, तो वो कहलाते हैं बेटा क्या, अंतहस्त व्यंजन। ये व्यंजन 4 होते हैं बेटा, कौन कौन से, या, रा, ला और वा। तो अंतहस्त व्यंजन कितने हैं बेटा, 4। कौन कौन से, या, रा, ला और वा। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओंठों के परस्पर सटाने से होता है। जीभ, तालु, दांत और ओंठ के परस्पर सटाने से इनका उच्चारण होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। ठीक है, स्पर्श तो होता है लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अतः ये चारों क्या कहलाते हैं बेटा, ये चारों कहलाते हैं अंतहस्त व्यंजन, या, रा, ला और वा। कौन कौन से होगा बेटा, या, रा, ला और वा, ये कहलाते हैं बेटा क्या, अंतहस्त व्यंजन। इसी प्रकार से बेटा तीसरी कैटेगरी हमारी कौन सी, ऊष्मीय व्यंजन की। तो इन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने से एक प्रकार की ऊष्मा सी उत्पन्न होती है। हवा जो है रगड़ती है और एक प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये कुल 4 हैं, शक्कर वाला शा, षटकोण वाला शा, सरौते वाला सा और हल वाला हा। शा, शा, सा और हा, ये हो गए बेटा कौन से, ये हो गए आपके ऊष्मीय व्यंजन। तो व्यंजन कुल कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज हैं, स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अंतहस्त व्यंजन और उसके बाद क्या है बेटा, ऊष्मीय व्यंजन। क्लियर है बेटा इतना। चलो अब अपन पढ़ते हैं कुछ संयुक्त व्यंजन के विषय में। हिंदी में कुछ व्यंजनों को संयुक्त रूप से भी प्रयोग किया जा रहा है, उसको देखते हैं हम। व्यंजन और व्यंजन के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। व्यंजन और व्यंजन एक दूसरे से मिलते हैं और उत्पन्न होते हैं बेटा क्या, संयुक्त व्यंजन। इन्हें संयुक्त अक्षर भी कहा जाता है। इनका एक और नाम क्या मिलता है बेटा, हमें संयुक्त अक्षर भी कहा जाता है। जैसे आधा का जब षटकोण वाले शा से मिलता है तो क्या बनता है बेटा, क्षत्रिय वाला छा। आधा का जब षटकोण वाले शा से मिलता है तो क्या बनाता है, क्षत्रिय वाला छा। परीक्षा, क्षमा आदि में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से बेटा आधा ता जब रस्सी वाले रा से मिलता है तो बनाता है बेटा क्या, त्रा। ठीक है, मित्र, त्रिशूल जैसे शब्द इसी के प्रयोग से बनते हैं। इसी प्रकार से जा और इया जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो बनता है बेटा क्या, ज्ञा, ज्ञानी वाला ज्ञा। ठीक है, कैसे, जा और इया जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है, ज्ञान
और यज्ञ जैसे शब्दों में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, शक्कर वाला शा जब रा से मिलता है, ठीक है, तो बनाता है बेटा क्या, श्रा। ठीक है, जैसे विश्राम, श्रमिक, इन चीजों में इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं बेटा क्या, संयुक्त व्यंजन। इनका एक और नाम क्या मिलता है बेटा हमको, संयुक्त अक्षर। क्लियर है। अब एक और कैटेगरी है बेटा, कुछ और हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, उसको कहा जाता है बेटा क्या, द्वित्व व्यंजन। क्या बोलते हैं बेटा हम, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब एक ही व्यंजन वर्ण का दो बार प्रयोग होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। एक ही व्यंजन वर्ण है लेकिन उसका दो बार प्रयोग हो रहा है। जैसे बेटा आधा का और पूरा का जब बनता है तो ये एक द्वित्व व्यंजन कहलाया, जिसका प्रयोग करते हम पक्का और चक्कर जैसे शब्दों में। आधा चा और पूरा चा मिला तो ये बन गया एक और द्वित्व व्यंजन। ठीक है, कच्चा और बच्चा जैसे शब्दों में इसका प्रयोग हुआ। कहने का मतलब है, आप समझ लो, यूज तो आप करते ही होगे, समझ लो, लेकिन ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज कहलाती है बेटा क्या, द्वित्व व्यंजन। आधा डा और पूरा डा मिला तो ये एक और द्वित्व व्यंजन बना। लड्डू और गुड्डा जैसे शब्दों में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आधा ता और पूरा ता जब मिला तो ये एक और द्वित्व व्यंजन बन गया। ठीक है, पत्ता और कुत्ता जैसे शब्दों में हम इसका प्रयोग करते हैं। आधा ना और पूरा ना जब मिला तो ये एक और बन गया क्या, द्वित्व व्यंजन। ठीक है, मुन्ना जैसे शब्द में हम इसका प्रयोग करते हैं। आधा माँ और पूरा माँ जब मिला तो बन गया क्या, एक और द्वित्व व्यंजन। ठीक है, अम्मा, निकम्मा जैसे शब्दों में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से आधा सा और पूरा सा जब मिला तो बन गया एक और द्वित्व व्यंजन। ठीक है, और रस्सा और गुस्सा जैसे शब्दों में हम इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर है बेटा। तो ये चीज कहलाती है बेटा क्या, द्वित्व व्यंजन। अब इसके बाद बेटा एक और कहना चाहिए कैटेगरी है व्यंजनों को वर्गीकृत करने की। ठीक है, वो कैटेगरी क्या है, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। किसके आधार पर बेटा, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो वर्णों का उच्चारण करते समय विभिन्न उच्चारण अवयव किस स्थिति और गति में हैं। ठीक है, मतलब जुबान नहीं, उच्चारण अवयव किस स्थिति और गति में है, इसका अध्ययन प्रयत्न के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन बहुत सारे प्रकार में वर्गीकृत हैं, जिनमें से पहला है बेटा स्पर्शी व्यंजन, जो अभी आपने देखा कि जीवा जो है वो अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है। ठीक है, और कुल 25 प्रकार के स्पर्शी व्यंजन बनते हैं। ठीक है, तो वो भी तो एक प्रकार का प्रयत्न ही हुआ कि नहीं हुआ। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक उच्चारण अवयव या तो जीभ या ओंठ दूसरा उच्चारण अवयव का स्पर्श मात्र करता है, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, स्पर्शी व्यंजन। एक उच्चारण अवयव किसी दूसरे उच्चारण अवयव का स्पर्श मात्र करे उसको बोलते हैं क्या, स्पर्शी व्यंजन। जैसे का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा और भा। ठीक है, वही का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, दूसरी कैटेगरी बनती है बेटा किसकी, संघर्षी व्यंजन की। अब ये संघर्षी व्यंजन क्या है, तो बेटा जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु दो उच्चारण स्थानों के बीच से संघर्ष करते हुए या रगड़ खाकर निकलती है। दो उच्चारण स्थानों के बीच से संघर्ष करते हुए या रगड़ खाकर निकलती है, उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। शक्कर वाला शा, षटकोण वाला शा, सा, हा, खा। खा के नीचे बेटा देखना नुक्ता लगा है, और नुक्ता यदि लग जाए तो खा का उच्चारण सामान्य खा की भांति नहीं, उसमें थोड़ा प्रेशर देकर होता है, खा। ऐसे ही फा, ऐसे ही जा, जा के नीचे नुक्ता लगा हुआ है इसलिए उसका उच्चारण होगा जा। ठीक है, तो ये कहलाते हैं बेटा क्या, संघर्षी व्यंजन, जब वायु जो है दो उच्चारण स्थानों के बीच से
संघर्ष करते हुए निकलती है तो वो कहलाते हैं बेटा क्या, संघर्षी व्यंजन। इसी प्रकार से तीसरे प्रकार का प्रयत्न के आधार पर व्यंजन है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कौन सा है बेटा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय दो उच्चारण अवयव एक दूसरे का स्पर्श करके तुरंत अलग नहीं होते। इसके पहले अपन ने जब संघर्षी में देखा था तो यहां पर वायु का संघर्ष हो रहा था, लेकिन यहां पर जो चीज अपन देख रहे हैं वहां पर उच्चारण अवयव एक दूसरे का स्पर्श करके तुरंत अलग नहीं होते। उच्चारण अवयव जो हैं वो एक दूसरे का स्पर्श तो करते हैं लेकिन तुरंत ही अलग नहीं होते, और अलग होने पर जिनमें संघर्ष होता है उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे चा, छा, जा और झा। चा, छा, जा और झा, ठीक है, उच्चारण स्थान एक दूसरे का स्पर्श कर रहे हैं, एकदम से अलग नहीं हो रहे, लेकिन अलग होते टाइम पर उनके बीच में एक संघर्ष होता है, वे कहलाते हैं बेटा क्या, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसी प्रकार से नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है किसकी, नासिक्य व्यंजन की। ये नासिक्य व्यंजन क्या होता है, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख और नाक दोनों से साथ में निकलती है उसे हम कहते हैं बेटा क्या, नासिक्य व्यंजन। ठीक है, अम, णा, इया, अणा, ना और मा, ये सब किस में आते हैं बेटा, नासिक्य व्यंजन में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है बेटा काय की, पार्श्विक व्यंजन की। अब ये पार्श्विक व्यंजन क्या है, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु दो उच्चारण स्थानों के बगल से निकल जाती है। वायु जो है दो उच्चारण स्थानों के बगल से निकलती है, ठीक है, उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ला का उच्चारण करते समय वायु जीभ और तालु का स्पर्श करके इनके पास से निकलती है, इसलिए जो हमारा वर्ण है बेटा कौन सा, ला, वह इकलौता पार्श्विक व्यंजन है। और पार्श्विक व्यंजन में क्या होता है, वायु जो है उच्चारण स्थानों के बगल से निकल जाती है, और इकलौता पार्श्विक व्यंजन कौन सा है बेटा, तो ला जो है बेटा वो इकलौता पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। इसके बाद होता है बेटा क्या, प्रकंपी व्यंजन। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी बनती है बेटा हमारी, प्रकंपी व्यंजन की। अब ये प्रकंपी व्यंजन क्या है, तो जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय उच्चारण स्थान कांपता है, क्या है मेन चीज बेटा, उच्चारण स्थान यहां पर कांपता है, उन्हें हम प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। उच्चारण स्थान यहां पर कांपता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा हम, प्रकंपी व्यंजन। रा, रा का जब भी उच्चारण किया जाता है, रस्सी वाले रा का, तो इसका उच्चारण करते समय जीभ की नोक मसूड़े के नजदीक आकर कांपती है। आप उच्चारण करिए रा, तो रा का जब आप उच्चारण करोगे तो जीभ की जो नोक है वो मसूड़े के पास में आकर कांपेगी, उसको कहते हैं हम क्या, प्रकंपी व्यंजन। रा एक लुंठित व्यंजन भी है, क्योंकि रा के उच्चारण में जीवा नोक में लुंठन या आलोड़न क्रिया होती है, इसलिए रा को लुंठित व्यंजन या लुंठित ध्वनि भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेटा हमारी उत्क्षिप्त व्यंजन की। अब बेटा ये उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है, तो जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय जीभ के अगले भाग को उठाकर तेजी से फेंका जाता है, जीभ के अगले भाग को उठाकर तेजी से फेंका जाता है, उसे कहते हैं बेटा हम क्या, उत्क्षिप्त व्यंजन। जैसे णा और अणा उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त शब्द का अर्थ ही होता है क्या बेटा, उठाकर फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है बेटा, उठाकर फेंका हुआ। ठीक है, तो कौन कौन से, णा और अणा क्या हो गए बेटा, उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेटा हमारी अर्ध स्वर या संघर्षहीन व्यंजन। स्वरों में तो संघर्ष होता नहीं है, ठीक है, लेकिन अर्ध स्वर या संघर्षहीन व्यंजन में क्या आता है बेटा, या
और वा, ये अर्ध स्वर या संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन सी दो चीजें हो गई बेटा? या और वा क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर व्यंजन या संघर्षहीन व्यंजन, क्योंकि इनके उच्चारण में किसी भी चीज का, किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं होता। नेक्स्ट चीज है बेटा हमारी, बिल्कुल ही अच्छा और नया कॉन्सेप्ट है अल्प प्राण और महाप्राण का। सबसे पहले बेटा हम समझते हैं कि ये अल्प प्राण क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे हम अल्प प्राण के लिए। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम वायु का प्रयोग होता है, ये वायु के आधार पर विभाजन है बेटा, तो इनका उच्चारण करते समय बहुत ही कम वायु का प्रयोग होता है, वे अल्प प्राण कहलाते हैं। बहुत ही कम वायु का प्रयोग होता है, वे क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। अब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण देखो बेटा ध्यान से, यह है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला है, तीसरा है और पांचवा वर्ण है। ठीक है, ये किस कैटेगरी में आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा किसमें? अल्प प्राण में। ठीक है, सभी प्रकार के स्वर ये भी बेटा किस में आएंगे? अल्प प्राण में। ठीक है, ये जो 11 स्वर अपन ने पढ़े थे, ये सभी प्रकार के स्वर किस कैटेगरी में आ जाएंगे बेटा? अल्प प्राण में। ठीक है, और अंतहस्थ व्यंजन, अब अंतहस्थ व्यंजन क्या है बेटा? तो ये चीज है या, रा, ला और वा, ये क्या कहलाते हैं बेटा? ये अंतहस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो सभी प्रकार के स्वर प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पांचवें वर्ण और अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन के साथ ड़ा, जैसे टावर्ग अपन ने देखा था ना बेटा, टावर्ग, ये वाला टावर्ग, टावर्ग में आने वाला ये ऋणा, ये भी गिना जाता है बेटा किसमें? अल्प प्राण में। ये भी किसमें गिना जाता है बेटा? अल्प प्राण में। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा क्या? महाप्राण। अब ये महाप्राण क्या होता है? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अधिक वायु का प्रयोग हो, ठीक है, इनका उच्चारण करते समय बहुत ज्यादा वायु का या अधिक वायु का प्रयोग होता है, उन्हें बोलते हैं हम क्या? महाप्राण। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, यह है बेटा दूसरा और यह है चौथा। ठीक है, ये चीज आएगी किसमें? महाप्राण में। ठीक है, बाकी ये अन्य चीजें 1, 2 और 3 ये किसमें आ जाएंगे? अल्प प्राण में। ठीक है, और ये चीज किसमें आ जाएगी बेटा? महाप्राण में। तो ये दोनों चीजें क्लियर हुई आपको, अल्प प्राण और महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और सभी ऊष्मीय वर्ण, सभी ऊष्मीय वर्ण कौन कौन से? शक्कर वाला शा, षटकोण वाला शा, सरौते वाला सा और हा। ठीक है, तो ये किसमें आ जाएंगे? महाप्राण में। ठीक है, और अणा, उत्क्षिप्त व्यंजन अभी जब जस्ट अपन ने समझा, उसका क्या आ जाएगा? ये अणा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई बेटा क्या? अल्प प्राण और महाप्राण, कम वायु और अधिक वायु। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, यहां पर दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बेटा आज के आखिरी टॉपिक की, और वो है सघोष और अघोष व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, तो सघोष वर्ण क्या है? व्यंजन मैंने गलत बोल दिया, सघोष और अघोष वर्ण। तो सघोष वर्ण क्या है? तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, याद रखना बेटा, स्वर तंत्रियों में कंपन होना, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें सघोष कहा जाता है। इनमें शामिल हैं प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये चीज है, ये आ जाएगी बेटा आपकी किसमें? सघोष में। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण किसमें गिना जाएगा बेटा? सघोष में। सभी प्रकार के अंतहस्थ व्यंजन,
ये क्या है बेटा, अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला और वा। ठीक है, सभी प्रकार के अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, हा। ठीक है, हा भी गिना जाएगा बेटा किसमें, सघोष में। किसमें गिना जाएगा बेटा, हा, सघोष में। ठीक है, सभी प्रकार के स्वर, सभी प्रकार के स्वर, छोटा आ, बड़ा आ, टोटल 11 स्वर हैं। तो ये सभी प्रकार के 11 स्वर इसमें शामिल होंगे। ठीक है, और उत्क्षिप्त व्यंजन, णा और अणा, ये क्या है बेटा, उत्क्षिप्त व्यंजन है, ये भी इसमें शामिल होंगे। क्लियर है? तो सघोष व्यंजन क्या है, जिसमें स्वर तंत्रियों में व्यापक कंपन होता है, वे कहलाते हैं क्या, सघोष। ऐसे ही बेटा हम बात करते हैं किसकी, अघोष वर्ण की। अब ये अघोष वर्ण क्या है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, स्वर तंत्रियों में किसी भी प्रकार का कोई कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष कहा जाता है। स्वर तंत्रियों में किसी भी प्रकार का कोई कंपन नहीं होता, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, हम अघोष। अब इनमें शामिल है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। अगर आप ये ध्यान से देखो तो ये हो गया बेटा कौन सा, पहला, और ये दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है, शक्कर वाला शा, षटकोण वाला शा और सरौते वाला सा। शक्कर वाला शा, षटकोण वाला शा और सरौते वाला सा स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, इसलिए ये किस कैटेगरी में आता है, अघोष वर्ण में। क्लियर है बेटा ये? ठीक है, तो इतना जो है आज हम हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करे। ठीक है, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।